कुछ ट्रू क्राइम डॉक्यूमेंट्रीज सिर्फ तथ्य नहीं बताती, बल्कि हमें आगे की हर चीज पर सवाल उठाने को मजबूर करती है। कैमरे चलते हैं तो दर्शकों में नैतिक चिंता होती है, क्योंकि त्रासदियों को सनसनीखेज बना दिया जाता है। नंबर 10। एलाइजा लैम की कहानी हमारी यादों से नहीं मिटती, खासकर जब यह त्रासदी बार बार मीडिया में आती है। 21 वर्षीय कनाडाई पर्यटक से जुड़ी यह घटना ब्लॉग्स पर छाई रही है, अनगिनत टॉप 10 सूचियों में दिखाई गई है और डॉक्यूमेंट्री फिल्मों और सीरीज में विस्तार से कवर की गई है। डॉक्यूमेंट्री सीरीज जैसे क्राइम सीन, द वैनिशिंग एट द सेसिल होटल 2021 में बेरलिंगर द्वारा पूरी और रिलीज की गई डॉक्यूमेंट्री सीरीज का पहला और एकमात्र सीजन आया। इसने एलाइजा लैम की दुर्भाग्यपूर्ण मौत का वर्णन किया, जिन्होंने सेसिल होटल में जान गंवाई, जिसे बाद में दुर्घटना माना गया। डॉक्यूमेंट्री में केस की जगह यानी खुद सेसिल होटल को दिखाया गया है, जो कई अपराधों, अपराधियों और कुख्यात गतिविधियों के अंधेरे इतिहास का गवाह रहा है। एलाइजा लैम की गुमशुदगी और मृत्यु के बाद ये सीरीज इंटरनेट की जहरीली संस्कृति को गहराई से दिखाती है, जहां स्वयंभू जासूसों ने बिना किसी ठोस सबूत के अजीब और बेबुनियाद सिद्धांत बना लिए, जिससे निर्दोष लोगों को फंसाया गया और उनका उत्पीड़न किया गया, और आखिरकार इससे असली जांच में भी बाधा आई। इस पहलू को कवर करते हुए डॉक्यूमेंट्री दर्शकों और आलोचकों की नजरों में खराब स्थिति में आ जाती है। आलोचकों की आम राय थी, उदाहरण है, एक दुखद कहानी जिसे बुरी तरह से बताया गया है। एक डॉक्यूमेंट्री जो अपने दुखद मामले को साजिश सिद्धांतों और बेस्वाद पुनर्निर्माणों के नीचे दबा देती है। गुस्साए दर्शकों ने कहा कि क्राइम सीन ने वेब स्लूथ संस्कृति दिखाई और कई एपिसोड बेबुनियाद जानकारी पर थे। इस विषय को कवर करना सही था, लेकिन डॉक्यूमेंट्री ने इन्हीं सिद्धांतों पर जोर दिया, जिससे कई लोग असंतुष्ट रह गए। डॉक्यूमेंट्री ने न सिर्फ एक दुखद घटना का साजिशों से भरा मजाक बनाया, बल्कि वो उन सवालों के जवाब देने में भी नाकाम रही जिनका उसने वादा किया था, जबकि उसने रहस्य को सुलझा हुआ बताकर प्रचार किया। नंबर 9, द इन्वेंटर एक 2019 की अमेरिकी डॉक्यूमेंट्री फिल्म है, जिसे एलेक्स गिब्नी ने प्रोड्यूस किया है। ये कहानी एलिजाबेथ होम्स और उनकी कंपनी थेरानोस पर आधारित है। थेरानोस की स्थापना 2003 में हुई थी और इसकी ऑटोमेटेड तकनीक शारीरिक द्रव की कुछ बूंदों से 200 से ज्यादा टेस्ट कर सकती थी, जिससे मेडिकल इंडस्ट्री में क्रांति आई। कुछ साल बाद पता चला कि पूरी कंपनी असल में एक झूठ पर आधारित थी। वे मशीनें जिन्होंने होम्स को क्रांतिकारी बनाया या तो चल नहीं रही थी या थी ही नहीं। ये धोखा 2015 में वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक खोजी सीरीज के जरिए उजागर हुआ था। इसके बाद नियामक जांचें की गई और आखिरकार थेरानोस के लैबोरेटरी संचालन बंद कर दिए गए और होम्स को गंभीर मीडिया जांच का सामना करना पड़ा। आविष्कारक ने कंपनी के उत्थान पतन को दिखाया, जिसमें होम्स के अनदेखे फुटेज शामिल थे, जब वह कंपनी और उसके मूल्य की बड़ी घोषणाएं कर रही थी। डॉक्यूमेंट्री ने थेरानोस और एलिजाबेथ होम्स के उत्थान पतन को दिखाया, लेकिन इसे संस्थापक को जिम्मेदार न ठहराने के लिए आलोचना मिली। रॉटन टोमाटोज के समीक्षकों की राय ने इसे पूरी तरह से संक्षेप में बताया। उन्होंने कहा, उदाहरण, द इन्वेंटर थेरानोस की संस्थापक एलिजाबेथ होम्स के कार्यों की सीधी निंदा करने से बचता है, बल्कि इसके बजाय घोटाले का एक व्यापक अवलोकन प्रस्तुत करता है। कहानी मूल रूप से खाली थी। दर्शकों और समीक्षकों ने निराशा जताई कि डॉक्यूमेंट्री एलिजाबेथ होम्स के दिमाग को नहीं दिखा पाई, जबकि वह पूरी डॉक्यूमेंट्री में लगभग हर जगह थी। कई लोग उम्मीद कर रहे थे कि आखिर में यह जवाब मिलेगा कि एलिजाबेथ होम्स ने ऐसा क्यों किया, लेकिन वह जवाब कभी नहीं आया। समीक्षकों ने माना कि फिल्म स्टार्टअप की आलोचना पर ज्यादा केंद्रित है, जबकि एलिजाबेथ होम्स द्वारा किए गए सबसे बड़े मेडिकल घोटाले का खुलासा कम करती है। नंबर 8, 2019 में निर्माता डैन रीड ने एक डॉक्यूमेंट्री टेलीविजन फिल्म लिविंग नेवरलैंड रिलीज की, जो 2 पुरुषों वेड रॉबसन और जेम्स सेफ्चुक पर केंद्रित है, जिन्होंने दावा किया था कि वे अमेरिकी गायक माइकल जैक्सन के शिकार हुए थे। रीड अपनी फिल्म को नाबालिगों के शोषण की मनोविज्ञान बताते हैं
और कहते हैं कि यह आम परिवारों की कहानी है जिन्हें किसी भरोसेमंद व्यक्ति के रूप में छिपे शिकारी ने धोखा दिया। यह फिल्म उन ग्राफिक विवरणों पर आधारित है जिनमें बताया गया है कि जेम्स ने कथित तौर पर 1988 से 1992 के बीच किस तरह के हमले का अनुभव किया, और वेड का कहना है कि उसके साथ यह सब 1990 से 1996 के बीच हुआ। उनका कहना है कि यह हमला कई जगहों पर हुआ, जिसमें नेवरलैंड रेंच, माइकल जैक्सन का घर भी शामिल है। उनका कहना है कि जैक्सन इन हरकतों को रोमांटिक मानते थे, लेकिन बड़े होने पर उन्हें यह व्यवहार अनुचित लगा। यह डॉक्यूमेंट्री दर्शकों को उन घटनाओं के करीब लाती है जिनके होने का दावा किया गया है, उनके प्रभाव को दिखाती है और उस आघात के बाद की स्थिति को उजागर करती है जिससे पीड़ितों को गुजरना पड़ा। डॉक्यूमेंट्री लिविंग नेवरलैंड में ब्रेन वॉशिंग, थेरेपी सेशंस और अविश्वास की थीमें प्रमुख है। फिल्म में एक तरफा नजरिया प्रमुख रूप से दिखाया गया है। लिविंग नेवरलैंड को एक तरफा दृष्टिकोण और जैक्सन के प्रतिनिधियों, परिवार या दोस्तों की राय न शामिल करने पर आलोचना मिली है। इन दोनों में से वेड रॉबसन ने पहले जैक्सन के पक्ष में शपथ लेकर गवाही दी थी और कहा था कि कुछ भी गलत नहीं हुआ। 1993 में और 2005 के मुकदमे के दौरान वेड ने पुलिस को बताया था और शपथ के तहत गवाही दी थी कि जैक्सन ने कभी भी अनुचित व्यवहार नहीं किया। 2013 में गायक के निधन के सिर्फ 4 साल बाद वेड ने अपना रुख बदल लिया और जैक्सन की संपत्ति के खिलाफ मुकदमा दायर किया, जिसमें 7 साल तक चले दुर्व्यवहार के आरोपों का विवरण दिया गया। इसके बाद वो डॉक्यूमेंट्री में दिखे और अपनी गवाही में जैक्सन के दुर्व्यवहार को लेकर बचाव किया। डॉक्यूमेंट्री बनाने वालों ने आरोपी का बचाव करने से लेकर उसी पर मुकदमा दायर करने तक आए इस बदलाव की जांच नहीं की। लिविंग नेवरलैंड में कोई जिरा नहीं हुई। माइकल जैक्सन फिल्म में कटघरे में है, पर पीड़ितों से सवाल करने या उनकी विश्वसनीयता को चुनौती देने वाला कोई नहीं है। यह डॉक्यूमेंट्री अपनी एक तरफा विश्वसनीयता से रहित कहानी को जारी रखती है, क्योंकि इसमें कोई भी ऐसा सबूत पेश नहीं किया गया है जिसने अंततः जैक्सन को बरी किए जाने में मदद की थी। यह फिल्म एक ऐसे व्यक्ति को अनुचित तरीके से खंगालती है और कटघरे में खड़ा करती है जो वहां अपनी सफाई देने या अपनी कहानी का पक्ष रखने के लिए मौजूद नहीं है। इस अन्याय के कारण जोरदार विरोध हुआ और माइकल जैक्सन के समर्थक उनकी विरासत की रक्षा के लिए एकजुट हो गए। नंबर 7, द जिंक्स एक अमेरिकी डॉक्यूमेंट्री सीरीज है जो दोषी ठहराए गए हत्यारे रॉबर्ट डस्ट पर आधारित है। सीरीज का पहला सीजन 2015 में रिलीज हुआ, जिसमें 6 एपिसोड डस्ट के जीवन को दिखाते हैं, जैसे उसकी पत्नी की अनसुलझी गुमशुदगी, लेखिका सुसान बर्मन की हत्या और डस्ट के पड़ोसी मॉरिस ब्लैक के अंग विच्छेदन। पहली 2 हत्याओं में उस पर संदेह है, तीसरी हत्या उसने कबूल की, फिर भी बेगुनाही का दावा किया। इस सीजन में दर्शकों को कई तरह के सबूतों की झलक मिलती है, जिसमें हाथ से लिखे गए पत्रों की तुलना भी शामिल है। एक पत्र डस्ट द्वारा लिखा गया है और दूसरा कथित तौर पर हत्यारे द्वारा लिखा गया है। दोनों पत्र लगभग एक जैसे ही लिखे गए हैं। इस सीजन के अंत में दर्शकों को एक बड़ा ट्विस्ट देखने को मिलता है, जब डस्ट इंटरव्यू रूम से बाहर जाते समय ये नहीं जानते कि उनका माइक्रोफोन अभी भी जुड़ा हुआ है, जिससे दर्शक एक शांत लेकिन फंसाने वाली बड़बड़ाहट सुन पाते हैं और ये एक बड़ा खुलासा बन जाता है। द जिंक्स के दूसरे सीजन में यह सीरीज रॉबर्ट डस्ट की गिरफ्तारी और बर्मन हत्या के मामले में उनके बाद के मुकदमे पर केंद्रित है। यहाँ हम इस मामले में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले गवाह से मिलते हैं जिसका नाम चिंगा चिंगाचावन है। जब डस्ट डॉक्यूमेंट्री में दिखे थे तब इन अपराधों के सिलसिले में न उन पर शक किया गया था, न उन्हें गिरफ्तार किया गया था और न ही दोषी ठहराया गया था। सबकी जानकारी में वह निर्दोष और आजाद था। HBO डॉक्यूमेंट्री सीरीज के दौरान कई सबूत सामने आए जिससे डस्ट के निर्दोष होने पर शक हुआ और डॉक्यूमेंट्री निर्माता व पत्रकार इसे जानते थे। इसी फीचर ने द जिंक्स और इसके निर्माताओं एंड्रयू जैरेकी, जैक स्टुअर्ट पॉन्टी, मार्क स्मर्लिंग पर कड़ी निगरानी और सवाल उठाए, क्योंकि उन्हें दर्शकों की नैतिक आलोचना और अधिकारियों की सख्त जांच झेलनी पड़ी, क्योंकि उन्होंने अहम सबूत देने में देरी की थी। सबूतों में कुख्यात हॉट माइक
बाथरूम कन्फेशन और हैंडराइटिंग नमूने शामिल थे जो डर्स्ट की अपराधों में संलिप्तता साबित करते थे। फिल्म निर्माताओं ने यह ऑडियो जून 2014 में खोजा, जबकि इंटरव्यू असल में 2 साल पहले हुआ था। उन्होंने जरूरी जानकारी और मेल खाते कैडावर लेटर छुपाए, जबकि फिल्म व सीरीज की बाकी एडिटिंग कर रहे थे। और ये 2015 की शुरुआत तक नहीं हुआ था कि उन्होंने आखिरकार वो जानकारी अधिकारियों को सौंप दी। ठीक उस समय जब आखिरी एपिसोड प्रसारित होने वाला था, इस खुलासे की निर्धारित रिलीज में एक नाटकीयता जोड़ दी गई। नंबर 6, डॉक्यूमेंट्री सीरीज मेकिंग अ मर्डरर, जिसे लॉरा रिचियार्डी और मोइरा डेमोस ने लिखा और निर्देशित किया, स्टीवन एवरी के जीवन को दिखाती है, जिन्हें गलत तरीके से दोषी ठहराकर 18 साल जेल में रखा गया था। एवरी मैनिटोबा काउंटी विस्कॉन्सिन निवासी पर पेनी बर्नस्टन पर हमला और हत्या की कोशिश का आरोप था। ट्रू क्राइम डॉक्यू सीरीज का पहला सीजन 1985-2007 के बीच एवरी की गिरफ्तारी, दोष सिद्धि, बरी होने और रिहाई पर केंद्रित है। ये उस सिविल मुकदमे का विवरण है जो बाद में एवरी ने मैनिटोबा काउंटी पर दायर किया। 2 साल बाद दिखाया गया है कि एवरी को 2005 में टेरेसा हलबाग की हत्या के लिए फिर से गिरफ्तार किया जाता है। पहले सीजन के आखिरी कुछ एपिसोड्स में दूसरी घटनाओं की श्रृंखला दिखाई जाती है, जिसमें एवरी और उसके भतीजे ब्रेंडन डेसी की गिरफ्तारी, अभियोजन और दोष सिद्धि शामिल है। मेकिंग अ मर्डरर के दूसरे सीजन में रिश्तेदारों की सजा के बाद की स्थिति को दिखाया गया है और दोनों परिवारों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। यह एवरी के नए वकील द्वारा की गई जांच और खोजों में भी गहराई से जाता है, जो उसकी बेगुनाही का समर्थन करते हैं और तर्क देते हैं कि अभियोजकों द्वारा उसे जबरन कबूलनामा दिलवाया गया था। ये उसके अधिकारों का उल्लंघन है। लिविंग नेवरलैंड की तरह दर्शकों, आलोचकों और कानूनी विशेषज्ञों ने इस सीरीज की अवधारणा को पक्षपाती बताया। उन्होंने कहा कि मेकिंग अ मर्डरर एवरी के पक्ष में पक्षपाती थी और एक तरफा वकालत जैसी लगी, निष्पक्ष पत्रकारिता नहीं। इससे डॉक्यूमेंट्रीज का उद्देश्य यानी जानकारी देना नजरअंदाज हुआ, जनता को पूरी कहानी बताना। हालांकि इस सीरीज में योजनाबद्ध तरीके से महत्वपूर्ण सबूतों को छोड़ दिया गया है और अहम घटनाक्रमों की समय सीमा को इस तरह से बदला गया है कि आखिरकार पुलिस की गड़बड़ी का संकेत मिलता है। अभियोजन द्वारा मुकदमे में पेश किए गए आपराधिक, फोरेंसिक, परिस्थितिजन्य और बैलिस्टिक सबूत, टेरेसा हालबाग की गाड़ी का डीएनए, जली चीजें, छुपे कॉल, एक उपनाम और बचाव पक्ष की खास मांगें डॉक्यूमेंट्री में या तो संक्षिप्त दिखाई, कम बताई, कहानी के समर्थन में तोड़ी मरोड़ी गई या पूरी तरह हटा दी गई। डॉक्यूमेंट्री बनाने वालों ने अभियोजन के मुख्य वैज्ञानिक सबूतों को नज़रअंदाज कर दर्शकों को यकीन दिलाया कि कानून प्रवर्तन अधिकारियों ने एवरी को जानबूझकर फंसाया। इसके बाद हुई सार्वजनिक नाराजगी के कारण ऑनलाइन याचिकाएं शुरू हो गई और इस मामले में शामिल असली जांचकर्ताओं को वास्तविक धमकियां भी मिली। सीरीज द्वारा प्रस्तुत की गई विकृत छवि के कारण नेटफ्लिक्स और फिल्म निर्माताओं के खिलाफ मानहानि का मुकदमा भी दायर किया गया। एंड्रयू कोलाबोर द्वारा किया गया, जो मैनिटोबा काउंटी के पूर्व सार्जेंट और पीड़ितों में से एक थे, जिनकी जिंदगी इस शो से बदल गई और अब वे सार्वजनिक आक्रोश में खुद को युद्ध क्षेत्र में पाते हैं। नंबर 5, इस साल नेटफ्लिक्स ने सच्ची अपराध डॉक्यूमेंट्री द क्रैश रिलीज की, जो जुलाई 2022 में ओहायो में किशोरी मैकेंजी शिरिला द्वारा जानबूझकर गाड़ी दीवार से टकराने की दुखद घटना की पड़ताल करती है। इस हादसे में शिरिला के बॉयफ्रेंड डोमिनिक रूसो और उसके दोस्त डेवियन फ्लैंगन की मौत हो गई। इन घटनाओं के कारण शिरिला को हत्या का दोषी मानकर 2 बार उम्र कैद दी गई, जिसमें 15 साल बाद पैरोल का विकल्प है। डिफेंस ने तर्क दिया कि उसे POTS के कारण एक मेडिकल समस्या हुई, जिससे उसे ब्लैकआउट हो गया, लेकिन अध्यक्षता कर रहे जज ने इस मेडिकल डिफेंस को खारिज कर दिया। वीडियो सबूत और रिश्ते में पहले से चले आ रहे विवाद ये संकेत देते हैं कि यह काम जानबूझकर और दुर्भावना से किया गया था। फिल्म द क्रैश उस रात को दर्शाती है जब शिरिल्ला, रूसो और फ्लैंगन हाई स्कूल ग्रेजुएशन पार्टी से लौट रहे थे। ये फिल्म कई बदलते नजरियों पर केंद्रित है और उनकी जांच करती है, जिसमें ऑनलाइन पहचान, परिवार के साथ इंटरव्यू
और यहाँ तक कि शिरिल्ला का पहला जेल इंटरव्यू भी शामिल है। डॉक्यूमेंट्री ने अलग अलग नजरिए दिखाने और अपराधी के दिमाग में झांकने में सफलता पाई, लेकिन कुछ अहम सबूत छोड़ने के कारण इसे जांच और विरोध का सामना करना पड़ा। यहां तक कि छोड़े गए सबूतों पर टॉप 10 लिस्ट भी बनी। द क्रैश में अभियोजक टिम ट्रूप द्वारा पेश की गई खोजें और व्याख्याएं दिखती हैं, जिन्होंने जांच के लिए एक ऑटो विशेषज्ञ नियुक्त किया था। फिर भी डॉक्यूमेंट्री यह जांचने में असफल रहती है कि यह घटना दुर्घटना नहीं थी। असल में यह डॉक्यूमेंट्री उस निष्कर्ष के स्थान पर पूरी तरह से अलग कहानी प्रस्तुत करती है जो सबूतों पर आधारित थी। सिद्धांत था कि शिरिल्ला के वाहन से छेड़छाड़ हुई थी। डॉक्यूमेंट्री ने दावा किया कि उसकी ब्रेक काटी गई थी, पर इसका कोई सबूत नहीं था। हालांकि डॉक्यूमेंट्री में उस घातक घटना की रात ली गई सीसीटीवी फुटेज के बारे में विस्तार से बात की गई है, लेकिन इसमें इस बात का जिक्र नहीं किया गया कि यह पहली बार नहीं था जब शिरिल्ला ने इस रास्ते का इस्तेमाल किया था। कथित तौर पर त्रासदी से कुछ दिन पहले शिरिल्ला ने इस सड़क पर गाड़ी चलाई थी, जबकि वह आमतौर पर इस रास्ते का इस्तेमाल नहीं करती थी। इससे अभियोजन पक्ष को यह विश्वास हुआ कि यह एक तरह की रिहर्सल थी और इसलिए यह पूर्व नियोजित होने का संकेत देता है। लेकिन दर्शकों ने पाया कि द क्रैश में बचाव पक्ष के जीवन में उसके करीबी परिवार और मुख्य मित्र समूह के अलावा अन्य लोगों की सच्ची गवाही भी सामने नहीं आई। जांचकर्ताओं ने पाया कि शिरिल्ला रेजिना जॉर्ज को आदर्श मानती थी, जो मीन गर्ल्स की तीखी और क्रूर काल्पनिक किरदार है। डॉक्यूमेंट्री ड्राइवर को ऊपर उठाती है, लेकिन पीड़ितों के परिवार के साथ ठीक व्यवहार नहीं करती। दर्शक शिरिल्ला के माता पिता की टिप्पणियों से नाराज थे क्योंकि उनमें सहानुभूति नहीं दिखी। उन्हें अपनी बेटी के व्यवहार को बढ़ावा देने वाला माना गया, लेकिन डॉक्यूमेंट्री के लिए जिन कई लोगों का इंटरव्यू लिया गया था, उन्होंने बाद में सामने आकर कहा कि अंतिम फिल्म में जितना दिखाया गया उससे कहीं अधिक बातें कही गई थीं। परिवार और दोस्तों ने तब से उन मुख्य बातों को भरने की कोशिश की है जिन्हें दुर्घटना में छोड़ दिया गया था, जिसमें जिम्मेदारी को लेकर स्पष्टता भी शामिल है। पीड़ितों के परिवारों ने नाराजगी जताई कि फिल्म ने अपराधी को फिर मंच और सोशल मीडिया पर विवाद शुरू करने का मौका दिया, जबकि कई लोग शिरिल्ला की रक्षा या सम्मान कर रहे हैं। पीड़ितों में से एक परिवार ने अपराधियों द्वारा अपने अपराधों को निजी लाभ में बदलने के विरोध में एक याचिका साझा की। नंबर 4, लेखिका और डॉक्यूमेंट्री निर्माता जेनी पॉपवेल ही थीं, जिन्होंने हमारे लिए अमेरिकन मर्डर द फैमिली नेक्स्ट डोर डॉक्यूमेंट्री बनाई, जो 2018 में कोलोराडो के फ्रेडरिक में वॉट्स परिवार की हत्याओं पर आधारित है। फिल्म में घटनाओं को दिखाने के लिए सोशल मीडिया पोस्ट, कानून रिकॉर्ड, होम वीडियो और टेक्स्ट मैसेज का उपयोग हुआ है। ये डॉक्यूमेंट्री फाउंड फुटेज मिस्ट्री की तरह है, जिसमें हत्यारे क्रिस वॉट्स द्वारा अपने परिवार की हत्या का खुलासा बीच में होता है। हमें परिवार, दोस्तों के उद्धरण और आपत्तिजनक मैसेज भी सुनने को मिलते हैं। यह डॉक्यूमेंट्री अपराध की गंभीरता दिखाने के साथ साथ हमें यह समझाने के लिए सिद्धांतों में उलझाती है कि वॉट्स ने हत्याएं क्यों की। रिलीज के 1 महीने में ही अमेरिकन मर्डर द फैमिली नेक्स्ट डोर को 52 मिलियन घरों ने देखा, जिससे वह उस समय नेटफ्लिक्स की सबसे ज्यादा देखी जाने वाली फीचर फिल्म बनी। रिलीज के पहले महीने में ही 52 मिलियन घरों में दर्शकों ने मनोरंजन के नाम पर निजता के उल्लंघन और शोषण का गवाह बनना पड़ा। इस फिल्म को इसकी झांकने वाली प्रवृत्ति और इसमें बेहद निजी बातों के अंधाधुंध इस्तेमाल के कारण भारी आलोचना का सामना करना पड़ा है। डॉक्यूमेंट्री में अपराधी और उसकी पत्नी के निजी मैसेज दिखाए जाने पर दर्शक निजता के उल्लंघन से असहज हो गए। इन संदेशों में दंपत्ति के निजी वैवाहिक पहलू और अंतरंग बातें थीं, जिनमें से एक बाद में परिवार की हत्या का शिकार हुआ। आलोचक इन संवेदनशील विवरणों को उजागर करने की नैतिकता पर सवाल उठाने और उसकी जांच करने लगे, जो विषय वस्तु के लिए भी अनावश्यक लग रहे थे। इस डॉक्यूमेंट्री ने एक्सपोज को नया अर्थ दिया। फिल्म को पीड़ितों में से एक शैनन वॉट्स की ऑनलाइन जिंदगी का इस्तेमाल करने के लिए भी कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ा। उसकी सोशल मीडिया उपस्थिति का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करके डॉक्यूमेंट्री ने अनजाने में सोशल मीडिया यूजर्स के लिए पीड़िता की जिंदगी को ढूंढने और उसकी जांच पड़ताल करने का रास्ता खोल दिया, जिसमें उसकी शादी, पेरेंटिंग और लाइफस्टाइल भी शामिल थी,
जिससे एक अपमानजनक और विक्टिम ब्लेमिंग की स्थिति पैदा हो गई। आलोचकों का मानना है कि एक परेशान करने वाली घटना को मुनाफे में बदलने के लिए नैतिक सीमाओं को पार किया गया। और तो और डॉक्यूमेंट्री जिसका मकसद उन हत्याओं के पीछे की प्रकृति को समझना और ये उजागर करना था कि वे क्यों हुई और इतनी क्रूरता की वजह क्या थी, वो इन सवालों में से किसी का भी जवाब देने में नाकाम रही। इसने क्रिस वॉट्स के दिमाग में झांकने की कोई मनोवैज्ञानिक समझ नहीं दी और न ही घरेलू हिंसा के चेतावनी संकेतों की पड़ताल की, बल्कि इसके बजाय एक त्रासदी को सनसनीखेज बनाने पर ही ध्यान केंद्रित किया। तीसरा नंबर, व्हाट जेनिफर डिड एक कनाडाई सच्ची अपराध डॉक्यूमेंट्री है जो 2024 में नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई, जिसे जेनी पॉपवेल ने लिखा और निर्देशित किया। ये कनाडाई महिला जेनिफर पैन का केस है, जिसने 2010 में मार्कहेम ओंटारियो में अपने माता पिता के खिलाफ सुपारी हत्या की साजिश रची थी। उस साल पान ने 911 पर कॉल कर बताया कि 3 हथियारबंद लोग घर में घुसे, उसकी मां बीछा पान को मार डाला और पिता कुए हां पान कोमा में चले गए। जांच में जासूसों को पैन की बताई घटना पर शक हुआ। फोन रिकॉर्ड व बातचीत से पैन और किराए के हमलावरों के संबंध का खुलासा हुआ। अपराध के 4 साल बाद महिला को प्रथम श्रेणी हत्या और पिता की हत्या के प्रयास में दोषी ठहराया गया। उसे बाद में बिना पेरोल की संभावना के 25 साल के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। जेनिफर ने घटनाओं, जांच और बाद की स्थिति को विस्तार से कवर किया। अगर एआई विवाद न होता जिससे कई लोग असंतुष्ट हुए, तो ये सच्चे अपराध के शौकीनों के लिए बड़ी हिट होती। फिल्म के दौरान कई दर्शकों ने अजीब अनियमितताएं देखी। बिगड़े हुए चेहरे, खास विशेषताएं, बदले हुए दांत और गायब या टेढ़े मेढ़े उंगलियों ने दर्शकों और आलोचकों को यह मानने पर मजबूर कर दिया कि निर्माताओं ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल किया है। 28वें मिनट पर अपराधी की कई तस्वीरें लगातार दिखाई जाती है, जो सबसे उल्लेखनीय है। इन तस्वीरों में खुश महिला है और स्लाइड शो में उदास पियानो संगीत पर विवरण आता है। जेनिफर जिंदा दिल, खुश मिजाज, आत्मविश्वासी और सच्ची थी। हालांकि इन तस्वीरों में से एक में पेन को शांति का संकेत दिखाते हुए देखा जा सकता है, लेकिन उसके दोनों हाथों की उंगलियां विकृत है और उनका कोई मतलब नहीं बनता। इस तस्वीर में फोटोग्राफर बैकग्राउंड में नजर आ रहे हैं, शायद बेतुकी तस्वीरें दिखा रहे हैं। एक और तस्वीर में उसकी आगे की एक दांत बहुत नीचे तक बढ़ी हुई है, जो उसके नीचे वाली दांत के साथ मिल गई है। उसी तस्वीर में उसका एक कान खराब है। ये आम समस्याएं हैं जिनका एआई को इंसान को दिखाने की कोशिश करते समय सामना करना पड़ता है, जिससे दर्शक सही तरीके से पहचान सकते हैं कि वे असली चीज देख रहे हैं या नकली। एआई एक खुली तकनीक है जिसे कोई भी मुफ्त में इस्तेमाल कर सकता है, इसलिए उसके खिलाफ बड़ा विरोध खड़ा हो जाता है, खासकर जब बात असली लोगों और घटनाओं में हेर-फेर की हो। आलोचकों ने कहा कि मनोरंजन में एआई द्वारा तैयार सामग्री आम है, लेकिन असली व्यक्ति की छवि बनाने के लिए इस तकनीक का इस्तेमाल कुछ लोगों को चौंका देगा। ऐसे तत्वों का इस्तेमाल करना जो असल जिंदगी की सच्ची अपराध डॉक्यूमेंट्री में किया जा रहा है, हकीकत को ही गढ़ने का रास्ता खोल देता है, ताकि किसी असली घटना की कहानी को मन मुताबिक बदला जा सके। यह बस मनोरंजन के लिए एक परेशान करने वाली घटना को दोहराना है। जेनिफर डिड में एआई के संभावित उपयोग ने विश्वसनीयता पर सवाल उठाए हैं। पत्रकार ऐसी तकनीक की आलोचना करते हैं जो डॉक्यूमेंट्री में दृश्य प्रमाण बदलती है। ऐतिहासिक रिकॉर्ड बदलना और असली व्यक्ति की नकली तस्वीरें बनाना सच से छेड़छाड़ है। कार्यकारी निर्माता ने कहा कि डॉक्यूमेंट्री में एआई का इस्तेमाल नहीं हुआ, दर्शक सिर्फ एडिटिंग का नतीजा देख रहे हैं। वे कहते हैं कि ये असामान्यताएं सामान्य एनहांसमेंट और डिजिटल शार्पनिंग के साइड इफेक्ट्स हैं। आलोचक इसे मानने को तैयार नहीं थे और ऐसे हेरफेर को घोटालेबाजी कहते थे। नंबर 2, स्काई ब्रॉगमैन द्वारा निर्देशित अमेरिकी ट्रू क्राइम डॉक्यूमेंट्री डेड अस्लीप रैंडी हरमन जूनियर के मामले पर आधारित है, जिन्हें अपनी दोस्त ब्रुक प्रेस्टन की हत्या का दोषी पाया गया। 2021 की इस एक्सपोजे में न सिर्फ घटनाओं की जांच की गई, बल्कि हरमन की उस दलील पर भी ध्यान दिया गया
जिसमें उसने 2017 में अपराध के वक्त नींद में चलने का दावा कर खुद को निर्दोष बताया। यह फिल्म दुर्लभ नींद में चलने की दलील की वैधता की जांच करती है। ये डॉक्यूमेंट्री कानूनी टीम, पीड़ित के परिवार, नींद विशेषज्ञों और आरोपी के जेल में लिए इंटरव्यू पर आधारित है। हरमन के वकीलों ने कहा कि उनका मुवक्किल पैरासोमनिया से ग्रस्त था, जो नींद संबंधी कई विकारों की एक व्यापक श्रेणी है जिसमें अनचाहा व्यवहार और हरकतें होती हैं। वकीलों ने कहा कि बचाव पक्ष को घटनाओं की याद नहीं है। फिल्म में स्लीप वॉकिंग डिफेंस पर इतना जोर दिया गया है कि यह जानकारीपूर्ण के बजाय सनसनीखेज लगती है, लेकिन सिर्फ मुनाफे को नैतिकता से ऊपर रखने की प्रवृत्ति ही जनता के आक्रोश और सख्त रॉटन टमेटो समीक्षाओं का कारण नहीं थी। ब्रूक प्रेस्टन के परिवार की सहमति के बिना डॉक्यूमेंट्री बनाई गई, जो अनैतिक था। प्रेस्टन परिवार ने डॉक्यूमेंट्री में हिस्सा लेने से मना कर दिया जब पता चला कि इसका मकसद हत्यारे को सहानुभूति के साथ दिखाना है, न कि उसके अपराधों के लिए जिम्मेदार ठहराना। पीड़िता के परिवार ने जोर देकर कहा कि डॉक्यूमेंट्री प्रसारित न की जाए, और जब उन्हें पता चला कि निर्माता फिर भी इसे आगे बढ़ा रहे हैं तो वे बहुत आहत हुए। डॉक्यूमेंट्री में परेशान करने वाली रिकॉर्डिंग्स थी, जिनमें आपातकालीन सेवाओं को की गई फोन कॉल भी शामिल थी। और जब जासूसों ने माता पिता को इस त्रासदी की सूचना दी तो आलोचकों ने सहानुभूति की कमी को उदाहरण के रूप में अनैतिक ट्रू क्राइम का उदाहरण बताया, और दर्शकों ने सार्वजनिक रूप से कहा कि डेड अस्लीप घिनौना था। पीड़ित के परिवार ने तब से एक याचिका शुरू की है जिसका उद्देश्य हुलू को अपने प्लेटफॉर्म से डॉक्यूमेंट्री हटाने के लिए मजबूर करना है, और उन्होंने जोर देकर कहा है कि इसे उनकी अनुमति के बिना जारी किया गया था। अन्य रिश्तेदारों ने सोशल मीडिया अभियान चलाया ताकि लोगों को बताएं कि ये फिल्म बिना उनकी सहमति के बनी। असल में ये फिल्म तब भी बनाई गई जब परिवार ने जोर देकर कहा था कि ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। दर्शकों ने पाया कि डेड अस्लीप किसी आपराधिक मामले की जानकारी देने वाला हिस्सा नहीं है, बल्कि यह एक पीड़िता का शोषण है जिसकी हत्या को क्लिकबेट के रूप में इस्तेमाल किया गया है। नंबर 1, द टिंडर स्विंडलर एक ब्रिटिश ट्रू क्राइम डॉक्यूमेंट्री है जिसे फेलिसिटी मॉरिस ने बनाई। ये 2022 में नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हुई थी, जिसमें साइमन लेवियव की कहानी को जीवन किया गया, जिसने प्रसिद्ध डेटिंग एप्लीकेशन टिंडर का इस्तेमाल करके बेखबर लोगों से संपर्क किया और उन्हें भावनात्मक रूप से इस तरह से प्रभावित किया कि वे उसके शाही जीवन शैली को आर्थिक रूप से समर्थन देने लगे। उसने अपने पीड़ितों से आर्थिक मदद पाने के लिए अपने दुश्मनों से बचने के बहाने पैसे की जरूरत का बहाना बनाया। यह फिल्म एक अमीर जेट से यात्रा करने वाले हीरे के व्यापारी के इर्द गिर्द घूमती है, जिसने ऑनलाइन महिलाओं की जिंदगी में घुसपैठ की और उनसे करोड़ों की ठगी की। यह दिखाता है कि नॉर्वेजियन खोजी पत्रकारों ने जासूसी से लेवाइव की असली पहचान उजागर की, और उसकी गर्लफ्रेंड एलिन कोलमैन ने बताया कि उसका असली नाम शिमोन हयात था। उन्होंने उसकी काली कहानी प्रकाशित कर उस आदमी को सबके सामने उजागर कर दिया। टिंडर स्विंडलर को रॉटन टोमेटोज पर 97% रेटिंग और समीक्षकों से सराहना मिली। फिर भी डॉक्यूमेंट्री को कुछ नकारात्मक प्रतिक्रियाएं भी मिली। अंतर्राष्ट्रीय घोटाले की शिकार होने के बाद डॉक्यूमेंट्री में गलत चित्रण के चलते उन महिलाओं को इंटरनेट पर ट्रोलिंग झेलनी पड़ी। इससे पीड़ितों को दोषी ठहराने और महिलाओं से घृणा को बढ़ावा मिला। आलोचकों और सोशल मीडिया ने कहा कि जो महिलाएं ठगों से नहीं जुड़ी थी वे सोने की खुदाई करने वाली थी, और अमीर आदमी के प्यार में वही मिला जिसकी वे हकदार थी। पीड़ितों से पूछा गया कि वे इतनी भोली क्यों थी, जिससे अंततः डॉक्यूमेंट्री के उद्देश्य से ध्यान भटक गया, जो यह दिखाना था कि ठग ने अपनी चाहत पूरी करने के लिए कितनी जटिल मनोवैज्ञानिक तरकीबें अपनाईं। खुलासे का मकसद पूरा होने की बजाय पीड़ितों को दोषी ठहराने वाली संस्कृति ने कहानी की दिशा बदल दी और महिलाओं को कम बुद्धिमान दिखाया। डॉक्यूमेंट्री अनजाने में इसी सोच को बढ़ाती है, जिसमें साइमन लेवियव को सिर्फ चालाक ठग दिखाया गया, जिसे पीड़ितों को पहचानना चाहिए था। टिंडर स्विंडलर में सिर्फ महिलाओं को गलत नहीं दिखाया गया था। लेवियव के साथ उनके बॉडीगार्ड पीटर कुलेस्की भी यात्रा कर रहे थे, जो फिल्म में कई बार दिखे। उन्हें लेवियव के अवैध कामों का रक्षक बताया गया, जबकि वो केवल लेवियव की सुरक्षा के लिए अपना काम कर रहे थे। कोलेस्की ने नेटफ्लिक्स को कानूनी कार्रवाई की धमकी दी
और उन्हें भेजे गए एक सीज एंड डेसिस्ट पत्र में उन्होंने दावा किया कि टिंडर स्विंडलर ने उन्हें गलत तरीके से पेश किया और डॉक्यूमेंट्री में उनके वीडियो या तस्वीरों के इस्तेमाल के लिए उनकी अनुमति नहीं ली। तब से उन्होंने बयान दिया है कि फिल्म ने उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया है और उनकी काम करने की क्षमता भी छीन ली है। कोलेस्की ने कहा कि लेविएव ने उन्हें ठगा और वह अब भी अपने पैसे का इंतजार कर रहे हैं। कोलेस्की का कहना है कि डॉक्यूमेंट्री को प्लेटफॉर्म से हटा दिया जाए, नेटफ्लिक्स सार्वजनिक रूप से माफी मांगे और प्लेटफॉर्म उन्हें $5.6 बिलियन का मुआवजा दे। पत्रकारों द्वारा संपर्क किए जाने पर नेटफ्लिक्स ने इस बढ़ती हुई समस्या पर कोई टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। आप सभी का देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक बटन जरूर दबाएं। साथ ही सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल दबाना न भूलें ताकि आप हमारे सभी आने वाले वीडियो से अपडेट रह सकें। मेरा नाम टॉप 5 अननोन है और मैं आप सभी से अगले वीडियो में मिलूंगा।